हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लेक्चर 61 में पढ़ने जा रहे हैं डीबई का सिद्धांत। ठीक है, इससे पहले हम डुलोंग पेटिट जो कि क्लासिकल कंसेप्ट है, और उसके बाद में हमने आइंस्टीन का मॉडल पढ़ा था, आइंस्टीन सिद्धांत, जो कि क्वांटम परिकल्पना के ऊपर आधारित था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीबई सिद्धांत। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का डीबई सिद्धांत। ठीक है भाई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो डीबई सिद्धांत की जरूरत क्या है? DEBY डीबई मॉडल। क्योंकि आइंस्टीन का जो नियम है, आइंस्टीन का जो मॉडल है, आइंस्टीन की जो थ्योरी थी, वो लोअर टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं कर रही थी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक मानों से मेल नहीं खा रही थी, क्योंकि प्रायोगिक मान की जो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा है, वह T³ के समानुपाती होती है। कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो विशिष्ट ऊष्मा एकदम से बढ़ती है T³ के प्रोपोर्शनल। जबकि आइंस्टीन के हिसाब से डिपेंडेंसी कैसे आ रही थी? सारे खाता है कि एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंसी आ रही थी, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मेल नहीं खाता है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए फिर यहाँ पर डीबई साहब ने कुछ परिकल्पनाएं ली हैं, कुछ अजम्पशंस लिए हैं, और उन्होंने क्या माना है? उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो ठोस पदार्थ होता है वह समदेशिक। ठीक है, समदेशिक का मतलब होता है आइसोट्रोपिक, सतत, तथा सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी आइसोट्रोपिक होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, उसके बाद में जो यहाँ पर परमाणु है वो स्वतंत्र दोलन नहीं करेगा। दूसरा जो पॉइंट वो ये है कि परमाणु स्वतंत्र दोलन नहीं करेगा, वह परमाणु, प्रत्येक परमाणु युग्मित दोलक की तरह व्यवहार करता है, अपने निकटवर्ती परमाणु से बंधा रहता है, तो वो आपस में मिलकर कपल्ड ऑसिलेशन करते हैं। ठीक है, युग्मित दोलन यानी कपल्ड ऑसिलेशन यानी ऑसिलेटर की तरह व्यवहार करेगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी, इससे सतत माध्यम में जो कंपन विधाएं होंगी, उन कंपन विधाओं की संख्या 3 × n होगी, वो कि सीमित रहेगी, और फ्रीक्वेंसी मिलेगी 0 से लेकर ν d का मतलब है डीबई की अभिलाक्षणिक आवृत्ति। ठीक है, कि जो कंपन है, जो सतत माध्यम है, उसमें सभी कंपन मिलेंगे। उस सतत माध्यम में आवृत्ति प्रास 0 से लेकर ν तक की आवृत्तियां मिलेंगी। ये इसके कुछ असम्पशंस हैं, इनको लेकर चलेंगे। और सबसे पहले हम सतत माध्यम में, क्योंकि जो ठोस पदार्थ है, क्रिस्टलीय पदार्थ है, वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? ठोस सतत माध्यम की तरह। कब करेगा मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंडीशन होगी। तो सतत माध्यम में हम सबसे पहले कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। लिखो आइंस्टीन के सिद्धांत की न्यून तापों पर, आइंस्टीन के सिद्धांत की न्यून तापों पर प्रायोगिक मानों से असमानता के कारण एक नया मॉडल दिया गया, जो न्यून ताप एवं उच्च ताप दोनों पर ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा को वेरीफाई करता है। ठीक है, चाहे वो लोअर टेम्परेचर हो, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, दोनों के ऊपर न्यून ताप और उच्च ताप दोनों पर व्याख्या करता है। किसके? ठोसों के विशिष्ट ऊष्मा की व्याख्या करता है। ठीक है, डीबई ने
कुछ परिकल्पनाएं काम में ली हैं। डिबाई ने कुछ परिकल्पनाएं मानी हैं, कुछ अजम्पशंस माने हैं, वो क्या क्या है? वह निम्न है। ठीक है, कि जो सबसे पहली परिकल्पना कि ठोस पदार्थ समदेशिक प्रत्यास्थ, ठोस पदार्थ समदेशिक का मतलब होता है आइसोट्रोपिक, यानी सभी दिशाओं में उसका व्यवहार एक समान है। ठोस पदार्थ समदेशिक प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक एवं सतत होते हैं। क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, सतत माध्यम होता है। ठीक है, दूसरी चीज ठोस और इलास्टिसिटी तो होती ही है। सतत इसलिए है क्योंकि इनमें पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, इसलिए। दूसरा, प्रत्येक परमाणु ठोस में प्रत्येक परमाणु युग्मित दोलक यानी कपल्ड ऑसिलेटर, युग्मित दोलक की तरह व्यवहार करता है। दूसरा जंक्शन। ठीक है, पहले लिख लो इसको, उसके बाद में जो आगे वाले पॉइंट हैं वो फिर मैं लिखूंगा। ठीक है, उनको नोट करना लोग। लिख लिया? आइंस्टाइन के मॉडल में कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए फिर बाद में डिबाई ने एक मॉडल दिया है जिसको डिबाई सिद्धांत कहा जाता है, और वो ठोसों के सतत व्यवहार के ऊपर आधारित है कि ठोस पदार्थ सतत माध्यम की तरह व्यवहार करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, ठोस में कंपन विधाओं की संख्या, क्योंकि युग्मित दोलक है तो कंपन हो रहे हैं, इसका मतलब कुछ मोड ऑफ वाइब्रेशंस होंगे, कंपन विधाएं होंगी। तो ठोस में कंपन विधाओं की संख्या 3n, जिसका मतलब है सीमित होती हैं, जिनकी परास सतत माध्यम में ठोस में कंपन विधाओं की संख्या 3 × n रहेगी। n वहां पर क्या है? कुल परमाणुओं की संख्या, जिनकी परास सतत माध्यम में न्यू बराबर 0 से न्यू d, इसको बोलते हैं डिबाई अभिलाक्षणिक आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी के नीचे डी सिंबल लगाना है, तो न्यू बराबर 0 से न्यू डी तक होती है। ओके, चौथा पॉइंट, ये फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर 0 से लेकर न्यू डी तक रहेगी। चौथा पॉइंट ये है कि
ठोस में इस सतत माध्यम में, ठोस में सतत माध्यम में आवृत्ति में सतत परिवर्तन होता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, कि जो परिवर्तन होगा फ्रीक्वेंसी के अंदर, ठोस में आवृत्ति में सतत परिवर्तन होता है, या फिर इस माध्यम में, या फिर कंपन विधाओं की संख्या में। ठीक है, कंपन विधाओं में, ठीक है, उसमें जो परिवर्तन होगा आवृत्ति में वो कैसा होगा, सतत परिवर्तन, कंटिन्यूअस चेंज मिलेगा। अब इस आधार पर, अर्थात ठोस को सतत माध्यम मानते हुए सर्वप्रथम इस माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या हम ज्ञात करने जा रहे हैं। कंपन विधाओं की संख्या निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, लिखो इसको। और सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या, ये इन परिकल्पनाओं को, इन अजम्पशंस को काम में लेते हुए अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करने जा रहे हैं सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या। और उनके आधार पर ही, क्योंकि जब पिछली बार आप लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो स्टैटिस्टिक्स में मैंने वहाँ पर डिबेई के मॉडल में डायरेक्ट मैंने लिखा था कंपन विधाओं की संख्या, और फिर हमने वहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट ईयर इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से डिराइव किया जाता है। सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने का एक तरीका है क्या, कि जो ठोस है उसमें एक लिमिट है क्या, कि किसी क्रिस्टल में या फिर किसी ठोस पदार्थ में जो प्रत्यास्थ तरंग संचरित हो रही है, यदि उसकी वेवलेंथ लैम्डा अंतरा परमाणु की दूरी ए की तुलना में ज्यादा हो, जैसे लैम्डा ग्रेटर ए हो या फिर लैम्डा ग्रेटर ए हो, उस कंडीशन में, यानी वेवलेंथ दो परमाणुओं के बीच की जो दूरी है, अंतरा परमाणु दूरी उसकी तुलना में ज्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे कि ये जो मीडियम है, जो ठोस पदार्थ है, जो माध्यम है, ये सतत है, कंटिन्यूअस है। ठीक, तो किसी क्रिस्टल या ठोस पदार्थ में संचरित प्रत्यास्थ तरंग की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा, ठोस में अंतरा परमाणु की दूरी उसमें अंतरा परमाणु दूरी का मतलब ए की तुलना में अत्यधिक हो, तो ठोस को सतत माध्यम माना जा सकता है। तो ठोस को हम क्या मान सकते हैं
क्या है वो? सतत माध्यम है। ठीक है, अब लिखो सतत माध्यम में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक एल लंबाई की अपने पास एक प्रत्यास्थ डोरी है जो कि दृढ़ आधारों पर बंधी हुई है, उसकी कल्पना करेंगे। तो दोनों सिरों पर दृढ़ आधार पर बंधी हुई है की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम क्या करने जा रहे हैं? इसकी करते हैं कल्पना। ठीक है, तो देखो अब इस डोरी के अंदर ये डोरी कुछ इस प्रकार से बंधी हुई है। यहां पर है एक डोरी, एल इसकी लंबाई है, इस प्रकार से एक प्रत्यास्थ डोरी बंधी हुई है। इसकी लेंथ होगी ये एल। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इसकी लंबाई होगी एल, ये इसकी लेंथ है। ये दृढ़ आधार है जिनके ऊपर ये बंधी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें हम कुछ कंपन देके छोड़ते हैं, इसको कुछ एनर्जी मिलेगी, कुछ इसमें कंपन देके छोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से कंपन कर सकती है। ठीक है, या फिर एक वेव बन जाए पूरी, या फिर इस प्रकार से हो सकता है इसमें पहले की जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा बाई 2, क्योंकि वेव आधी ही है। दूसरे की जो बनी है पूरी ये वाली, इसकी है ये जो इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ये पूरी वेव है, इसकी वेवलेंथ है लैम्डा एल लंबाई के अंदर। और जो तीसरी है इसकी वेवलेंथ है एल लंबाई के अंदर 3 लैम्डा बाई 2। तो पहली लैम्डा बाई 2, दूसरी 2 लैम्डा बाई 2, फिर तीसरी 3 लैम्डा बाई 2। तो मतलब एल जो लंबाई है वो किसके बराबर होगी? एन लैम्डा बाई 2 के। तो ये वाली कंडीशन हम लेके चलेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो तरंगे संचरित होंगी इसके बीच में, इस प्रत्यास्थ डोरी के अंदर जो तरंगे संचरित होंगी वो होंगी स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग मतलब अप्रगामी तरंगे, स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तो होती है प्रगामी तरंगे जो कि ट्रेवलिंग वेव्स होती हैं, जो कि आगे की तरफ चलती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लोकलाइज्ड है, 2 सिरों पर बंधी हुई है, इसका मतलब अप्रगामी तरंग बनेगी। ठीक है, लिखो इसको। क्लियर? तो दोनों सिरे बंधे होने के कारण यहां पर अप्रगामी तरंग का निर्माण होगा और उसकी तरंग दैर्घ्य निम्न होगी। चूंकि डोरी के दोनों सिरे बंधे होने के कारण यहां पर अप्रगामी तरंग
अप्रगामी तरंग का मतलब होता है स्टैंडिंग वेव्स। जिसकी तरंग दैर्घ्य निम्न होगी या निम्न होगी, निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करेगी। एक कंडीशन आएगी, एक प्रतिबंध आएगा जिसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, कंडीशन क्या है? n लैम्डा बाई 2 बराबर l। देखो जब n की वैल्यू 1 है पहली के लिए, ठीक है भाई, इसकी जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा बाई 2, इसकी जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा, और इसकी जो वेवलेंथ है l लंबाई के अंदर वो 3 लैम्डा बाई 2 है, क्योंकि यहां तक एक वेव कंप्लीट है, उसके बाद फिर लैम्डा बाई 2 और है, तो 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो इनको आधार बनाकर ये फॉर्मूला बनाती है, ये प्रतिबंध बनाती है, ये एक कंडीशन बना दी गई। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लैम्डा बाई 2 बराबर l लंबाई, वेवलेंथ लेंथ ही तो होती है, तो लेंथ बराबर लेंथ ही तो हो रहा है, डायमेंशन सेम है, लैम्डा बाई 2 बराबर l। दूसरी के लिए फिर n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा बराबर l किसके लिए आएगा? दूसरी के लिए, जो SSL के लिए। और तीसरी, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लिखा है सही तरीके से। या यहां से देखो क्या आ जाएगा, या यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2l अपॉन लैम्डा। ये जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 2l अपॉन लैम्डा। ठीक है, 2l अपॉन लैम्डा कहें, या फिर हम यहाँ से वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं आसानी से, जो लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम अभी क्या लिखने जा रहे हैं, पहले आप इसको बना लो और फिर मैं इसके बाद आगे से स्टार्ट करता हूँ। लिख लिया होगा आपने। इन अप्रगामी तरंगों का समीकरण क्या होगा? ये जो अप्रगामी तरंगें बन रही हैं उनका समीकरण काम में लेंगे। ठीक है, चूंकि इन अप्रगामी तरंगों का समीकरण निम्न होगा, क्योंकि हमने एक्स डायरेक्ट, मान लो कि हमने एक विमा की बात कर रहे हैं, एल लंबाई की एक डोरी है जो एक दिशी है, या एक्स डायरेक्शन में हो सकती है, वाई में हो सकती है, फिर जेड में हो सकती है। तो यहां से उसका समीकरण होता है साइन एक्स टी, टाइम पे डिपेंड करती है। तो ये आता है, कोई एम्पलीट्यूड आएगा साइन के एक्स इंटू एक्स और कोस ओमेगा टी। हमने पहले एक इक्वेशन निकाली थी और मैंने बताया था कि ये अप्रगामी तरंग का समीकरण होता है। तो देखो, जहां k होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2l अपॉन n। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू यहां पर रख दो, लैम्डा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? 2 पाई अपॉन 2l अपॉन n, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गई n पाई अपॉन l। जो kx निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? n पाई अपॉन l। या फिर हम कहें कि जो कंपन विधाओं की संख्या है, कंपन विधाओं की संख्या कंपन विधाओं की संख्या, मैं आपको समझाऊंगा कि n कंपन विधाओं की संख्या क्यों कहलाता है। देखिए, kx बराबर कितना आ रहा है? n पाई अपॉन l। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? l ऊपर जाएगा, पाई नीचे आएगा, तो kx l अपॉन पाई, यानी k इंटू l अपॉन पाई आ रहा है। ठीक है, और ये कौन सा है? इसको मान रहे हैं nx। ठीक, एक विमी के लिए n को nx लिखेंगे, n को क्या लिखेंगे? n बराबर nx बराबर, ये अपना निकल के आ रहा है इक्वेशन नंबर 1। n की वैल्यू यदि मैं 1 डालता हूं
तो जो तरंग है उसकी वेवलेंथ कुछ अलग है, एन की वैल्यू 2 डालता हूँ तो वेवलेंथ है लैम्डा, एन की वैल्यू 3 डालता हूँ तो 3 λ/2 है। मतलब एन जो पूर्णांक है वो किसको, एक नंबर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक अपरिगामी तरंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी है वहां पर, ठीक है। इसका मतलब अब इस एन को बोलेंगे कंपन विधाओं की संख्या, मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस, कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कितनी किस प्रकार से वेव चल रही है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसका फिजिकल मीनिंग है। तो एन की वैल्यू आ गई kx L/π। अब मान लो कि यदि हम एल भुजा की एक घन की बात करें तो उसमें कितनी होंगी कंपन विधाएं, उसकी बात करते हैं। अब हम यानी हमने एक भी मान लीजिए निकाला है, सबसे पहले हमने प्रतिबंध लिखा n λ/2 बराबर L, वहां से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और इस लैम्डा की वैल्यू हमने अपरिगामी तरंग की जो ये वाला पार्ट है उसे k को लिया, 2π/λ होता है, 2π/λ भी होता है, ω/वेलोसिटी भी होता है, ध्यान रखना ω/वेलोसिटी। तो यहाँ से n/L और यहाँ से k की फॉर्म में मैं लेके आ गया कंपन विधाओं की संख्या k L/π, ठीक है। अब हम L भुजा वाले घन में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। एल भुजा का कोई घन है तो देखो अब उसमें n जो आएगा ज्ञात करने के लिए पहले उसका अपरिगामी तरंग का समीकरण लिखो। अपरिगामी तरंग का समीकरण क्या होगा, इसको देखकर लिख देंगे हम, कोई एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है, और उसमें आएगा साइन, k की वैल्यू हम आसानी से डाल सकते हैं, k की वैल्यू कितनी है n/L, तो जब kx है तो यहां पर क्या है nx, ठीक है, तो nx π/L × x। अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पहले इसको आसानी से नोट कर लो और बिल्कुल आराम से, कोई स्टेप में गलती मत करना, ठीक है, आराम से। देखिए सबसे पहले अपरिगामी तरंग का समीकरण क्या होगा, साइन x y z t, 3D के अंदर है ना, x y z t तीनों आएंगे, a साइन, देखो समीकरण होगा kx × x, तो kx की वैल्यू क्या है nx π/L, x आ जाएगा उसके साथ, साइन ny, nx की जगह ny, पाई x की जगह y/L, साइन nz पाई z/L एंड cos ω/t। ये होगी अपरिगामी तरंग की समीकरण, ये अपना अपरिगामी तरंग का समीकरण होगा, ठीक है। तथा अब इसमें कंपन विधाएं कितनी होंगी, कंपन विधाओं की संख्या, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए हम डेरिवेशन कर रहे हैं। कंपन विधाओं की संख्या होगी, हम निकालेंगे n² से, n² होगा nx² + ny² + nz², ये होगा ना परिणामी। अरे nx है x दिशा में, ny है y दिशा में और nz है z दिशा में, उन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा nx² + ny² + nz² का अंडर रूट, तो क्या आएगा n आएगा। तो अब देखो nx कितना है k की फॉर्म में, kx × L/π, यहां से निकाल लो ना, यहां से nx की वैल्यू क्या आएगी, L ऊपर जाएगा और पाई नीचे आएगा, अभी हमने जो यहाँ पर रिजल्ट लिखा था, तो स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर प्लस k y² L² प्लस k z² L² ठीक है। सब में से क्या कॉमन आ रहा है, L²
के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर और एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर कॉमन आ गया बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर कितना बन गया के स्क्वायर। के स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर या एन बराबर के एल अपॉन पाई। ठीक है, ये किसके लिए आ रहा है 3D के लिए, नोट करो। लिख लिया। उसके पास फॉर्मूला आ रहा है n इक्वल्स टू k l अपॉन पाई, n इक्वल्स टू k l अपॉन पाई। अब चूंकि इसके नीचे लिखना, चूंकि जो k होता है वो होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा या फिर होता है ओमेगा अपॉन vis। ध्यान रखना ये है ओमेगा अपॉन v, लेकिन ये जो vis है ये है सॉलिड के अंदर वेग, तरंग का वेग, हिंट ठोस में तरंग का वेग। वेव वेलोसिटी इन सॉलिड, वेव वेलोसिटी ठोस में तरंग वेग, ठोस में तरंग वेग उसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो k की जगह मैं रख सकता हूं 2 पाई अपॉन लैम्डा यहां पर। सो n बन जाएगा, कंपन विधाओं की संख्या बन जाएगी 2 पाई अपॉन लैम्डा k की जगह और l अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, बराबर आ जाएगा 2l अपॉन लैम्डा। एक फॉर्मूला तो ये आ गया कि n बराबर 2l अपॉन लैम्डा, या दूसरा फॉर्मूला कि जो n क्या है ओमेगा अपॉन वीएस, सॉरी n क्या है k l अपॉन पाई, तो k की जगह तो मैं क्या डालूंगा ओमेगा अपॉन वीएस, ऐसे नीचे लगाना है सब स्क्रिप्ट की तरह, और l अपॉन पाई, तो ओमेगा l अपॉन वीएस पाई, या फिर ओमेगा होता है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2l न्यू अपॉन वीएस। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको दे देना इक्वेशन नंबर, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, इसको दे देना 2, n बराबर k l अपॉन पाई। इसी से हम रिजल्ट निकालें, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपस में बराबर है। अरे एक से तो निकले हैं सारी चीजें, n बराबर 2l अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये जो हमने पहले ही निकाल लिया था। उसके बाद में n बराबर 2l न्यू अपॉन वीएस, यही फॉर्मूला काम आएगा 2l न्यू अपॉन वीएस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जालक में जो कंपन विधाओं की संख्या है वो एक समुच्चय या फिर जो आवृत्तियां हैं वो एक समुच्चय के रूप में है, जैसे nx, ny, nz के रूप में प्राप्त हो रही है। ठीक है, अर्थात जालक का मतलब होता है क्रिस्टल में कंपन आवृत्तियां समुच्चय nx, ny, nz में प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें ये जो हमने कंपन विधाओं की संख्या निकाली है 3D के अंदर, उसका यूज करते हुए, क्योंकि n बराबर क्या है कंपन विधाओं की संख्या या फिर बिंदुओं की संख्या। ठीक है, तो ये तो आपने लिखा है, नहीं लिखा है, इसको जल्दी नोट करो।
और एन की वैल्यू याद रखो, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2L फ्रीक्वेंसी अपॉन Vs। तो अब हम क्या करेंगे कि आवर्ती परास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के मध्य कंपन विधाओं की संख्या कितनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और उसको मैं लिखूंगा सिग्मा न्यू डी न्यू से। उसके लिए मुझे थोड़ी सी 2L न्यू अपॉन Vs, थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करना है। तो देखो आवर्ती परास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए nx ny व nz। भाई मुझे यदि न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में मुझे 3D के अंदर चाहिए कंपन विधाओं की संख्या, तो मैं क्या करूंगा, जैसे हम एक्स वाई जेड से बना हुआ एक निर्देश तंत्र लेते हैं, तो वैसे ही मैं यहाँ पर nx ny और nz से बना हुआ एक निर्देश तंत्र लूंगा, उसमें एक गोला लूंगा जिसकी त्रिज्या होगी n बराबर 2L न्यू अपॉन Vs। निर्देश तंत्र लेते हैं जिसकी त्रिज्या ठीक है, निर्देश तंत्र लेते हैं और उसमें एक गोला बनाते हैं, ये तो लिखा ही नहीं हमने। निर्देश तंत्र लेते हैं एवं इसमें त्रिज्या n बराबर 2L न्यू अपॉन Vs का बना गोला लेते हैं। एक निर्देश तंत्र लेते हैं, उसमें त्रिज्या n बराबर 2L न्यू अपॉन Vs का बना गोला लेते हैं, या फिर त्रिज्या n बराबर 2L न्यू अपॉन Vs के गोले का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इस गोले में देखो, इस गोले का आयतन कितना होगा पहले बताओ। इस गोले का आयतन होगा V बराबर 4/3 पाई n क्यूब। अरे त्रिज्या यदि r होती है तो फिर r क्यूब होता है, चाहे 4/3 r क्यूब, लेकिन त्रिज्या n है, ठीक है, इसलिए क्या होगी 4/3 n क्यूब। तो यहां से इसका आयतन जो भी आना है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना हो चुका है, 4। अतः न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए आयतन V से V प्लस dV में बिंदुओं की संख्या पता करते हैं। अब आयतन V से V प्लस dV के बीच में कितने होंगे, तो आयतन V से V प्लस dV का आयतन होगा कितना, ठीक है, पहले आयतन था 4/3 पाई r क्यूब पाई n क्यूब, आपने थोड़ा सा आयतन और बढ़ा दिया, तो जो बीच का हिस्सा है उसका आयतन कितना होगा। जैसे n त्रिज्या का एक आपके पास गोला है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4πn², और आपने उसको थोड़ा सा 4πn² है, ठीक है, आपने उसका हल्का सा आयतन और बढ़ा दिया, मतलब उसकी त्रिज्या में आपने dn की वृद्धि कर दी, तो फिर उसकी मोटाई कितनी है, उसकी पूरे की मोटाई कितनी आएगी dn। तो जब पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πn² को मैं उसकी मोटाई dn से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आयतन निकल के आ जाएगा dv, या फिर इसमें बिंदुओं की संख्या 4πn² dn, ठीक है।
लिखो इसको। न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए ये जो कंपन विधाओं की संख्या, देखो न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी आयतन V से V प्लस dV के बीच में बिंदुओं की संख्या है। यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो बिंदुओं की संख्या V से V प्लस dV के बीच में कितनी है, इसके लिए हम एक गोलाकार संरचना बनाएंगे। यहाँ पर इधर है मान लो nx, इधर है ny और इधर है nz। तो ये इस प्रकार से बनाया गया है। ये nth जगह गोला था, हमने इसकी मोटाई dn और ले ली। तो अब ये वाला जो आयतन है, इस आयतन की बात कर रहा हूं, ये आयतन कितना आएगा dv, ये आएगा मेरे पास 4 पाई n स्क्वायर इंटू dn, ठीक है। ये आयतन और इतनी क्या होगी कंपन विधाओं की संख्या। लेकिन कंपन विधाओं की संख्या के लिए जरूरी है कि nx, ny और nz की वैल्यू पॉजिटिव आए, क्योंकि इनके केवल धनात्मक मान ही एक्सेप्टेबल होते हैं। निगेटिव आएगा इसका मतलब बिंदुओं की संख्या निगेटिव थोड़ी हो सकती है। कि बिंदुओं की जो संख्या है वो निगेटिव कैसे हो सकती है कि जब, इसलिए फिर जब nx, ny और nz का जो ये यहाँ पर 3D बनाया जाता है, डायग्राम बनाया जाता है, जो गोलाकार संरचना ली गई है एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये जो संरचना बनाई गई है यहाँ पर इस संरचना में nx, ny और nz की वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी जब हम इस प्रकार से माने। मान लो कि आपके पास एक गेंद है, ठीक है। तो उसका 8वां हिस्सा कौन सा होगा जो कि nx, ny और nz के अंदर, उसमें nx, ny और nz की वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी। तो कैसे बनाना है, सबसे पहले आप एक बार ऊपर से नीचे डायरेक्शन काट दीजिए, ठीक है। तो मतलब कितने पीस हो गए इसके, 4 पीस होने के बाद में इसको आप साइड में से और काट दीजिए इस प्रकार से बीचों बीच। आपने ऊपर से, ठीक है, ऊपर से और इस साइड से काट दिया, मतलब पैरेलल 4 पीस आपको मिल गए। लेकिन आप जब बीच में से काट दोगे तो 4 ऊपर और 4 नीचे कितने हो जाएंगे, 8। भाई आपने इस प्रकार से काटा है बीच को, ऐसे पहले आपने इस प्रकार से काटा था, फिर ऊपर से ऐसे काट दिया। अब इसको साइड में से काटेंगे तो प्रत्येक पीस हो जाएगा 8वां हिस्सा। तो इसके 8वें हिस्से में nx, ny और nz की पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है, वही कंपन विधाओं की संख्या होगी, ठीक है। देखो इसको, ठीक है बच्चों। परंतु आगे लिखना, परंतु nx, ny व nz केवल धनात्मक पूर्णांक हैं। अतः गोले के 8वें भाग nx, ny व nz धनात्मक प्राप्त हो सकते हैं, धनात्मक प्राप्त होंगे। अतः इस कारण अब लिखेंगे कि आवर्ती न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या। कंपन विधाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, ये जो कंपन विधाओं की संख्या है उसको मैं लिखूंगा सिग्मा न्यू डी न्यू। यह है कि 4 पाई n स्क्वायर dn और उसका 1/8वां भाग, ठीक है। तो सिग्मा न्यू डी न्यू ये है कंपन विधाओं की संख्या आवर्ती न्यू से न्यू प्लस डी न्यू के बीच में। तो यहां से 1/8 4 पाई इंटू n कितना है 2l न्यू अपॉन वी एस।
इसका आ गया स्क्वायर। और देखो जब आपने एन स्क्वायर लिखा है, ठीक है, उसकी जगह आपने क्या लिख दिया 2l न्यू अपॉन वी एस का स्क्वायर। तो फिर आप क्या लिखेंगे, डी एन की वैल्यू भी निकालेंगे, क्योंकि एन कितना है, तो डी एन कितना आएगा भाई 2 अपॉन वी एस तो कांस्टेंट रहेगा, और न्यू की जगह क्या आ जाएगा डी न्यू। तो इसकी जगह आ जाएगा डी एन की जगह 2l अपॉन वी एस इंटू डी न्यू। तो यहां पर कितना हो गया 4 पाई इंटू 4l स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी एस का स्क्वायर, और यहां से 4 दिन कितने हो गए 8 हो गए, ठीक है, और इंटू एल अपॉन वी एस इंटू डी न्यू, और बटे 8 है, 8 से 8 कैंसिल, तो यहां से कितना आ गया अपने पास 4 पाई और एल, और एल ये हो गया एल अपॉन वी एस का क्यूब, ठीक है, एल स्क्वायर इंटू एल कितना हो गया एल क्यूब, और नीचे वी एस स्क्वायर इंटू वी एस कितना हो गया वी एस का क्यूब। लेकिन ऐसे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है तो और डी न्यू है, तो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर और डी न्यू, ये रिजल्ट आएगा सिग्मा न्यू डी न्यू का। देखो इसको नोट करो, ठीक है, लिख लिया होगा आपने। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि 1/80 क्यों लिया है, जैसे कारण मैंने आपको बता दिया है कि NX, NY और NZ पॉजिटिव तभी होंगे जब वो केवल 8वें हिस्से में होंगे, क्योंकि उस हिस्से में NX, NY और NZ तीनों एक साथ धनात्मक होंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं कभी एक NX निगेटिव हो जाएगा, कभी NY निगेटिव हो जाएगा, कभी NZ निगेटिव हो जाएगा, कभी 2 निगेटिव होंगे एक पॉजिटिव होगा। एक ही कंडीशन बनेगी जिसमें एक तीनों से एक साथ पॉजिटिव होंगे, वो 1/8 का हिस्सा होगा। ठीक है, अब यहां से ये क्या आया था सिग्मा न्यू डी न्यू, चूंकि आयतन जो है वो एल क्यूब है। यदि हम किसकी बात करें, घन की बात करें, ठीक है, हमने आवर्ती परास न्यू से न्यू प्लस डी न्यू में कंपन विधाओं की संख्या निकाल ली, कितनी हो सकती है। अब यदि हम एक घन की बात करें तो उस घन का आयतन कितना होता है, तो फिर इसकी जगह हम रख सकते हैं, तो 4 पाई एल क्यूब की जगह ऊपर क्या आ जाएगा आयतन, नीचे क्या है वी एस क्यूब और न्यू स्क्वायर डी न्यू। ओके, हम यहां तक पहुंचे हैं 4 पाई वी, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट फॉर्मूला ये नहीं है, ठीक है। हम सॉलिड की यदि बात करेंगे तो यहाँ पर जो आवृत्ति है सतत माध्यम में आवृत्ति वो 0 से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक हो सकती है, 0 से अनंत आवृत्तियां अपने को मिलती है सतत माध्यम में ठोस में। बट जो सॉलिड के अंदर हम बात करेंगे कि वहां पर जब अप्रगामी तरंग चलेगी, ठीक है, तो जो प्रत्यास्थ तरंगें होती हैं, ठीक है, प्रत्यास्थ तरंगें होती हैं, उनकी प्रकृति, प्रत्यास्थ तरंगों का मतलब है इलास्टिक वेव्स, इलास्टिसिटी होती है सॉलिड के अंदर, इसलिए तो प्रत्यास्थ तरंगों के अंदर उनमें अनुप्रस्थ कंपन भी होंगे, ठीक है, और अनुदैर्घ्य कंपन भी होंगे। अनुदैर्घ्य कंपन की स्थिति में ध्रुवण की दिशा केवल एक ही होगी, लेकिन अनुप्रस्थ कंपन की दिशा में 2 ध्रुवण की दिशाएं होती हैं। तरंग चल रही है मान लो एक दिशा में और कंपन हो रहे हैं अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन का मतलब क्या है, 2 ध्रुवण की अवस्थाएं हैं। इसका मतलब यदि हम प्रत्यास्थ तरंगों के लिए लें, चूंकि प्रत्यास्थ तरंगों की प्रकृति या प्रत्यास्थ तरंगों में दोनों प्रकार की
अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य, मतलब ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल। प्रत्यास्थ तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की होती है। तथा अनुदैर्घ्य कंपन में ध्रुवण की अवस्था 1 तथा जो अनुदैर्घ्य कंपन है उसमें ध्रुवण की अवस्था केवल एक ही होती है, तरंग संचरण की दिशा, तथा अनुप्रस्थ कंपन में 2 ध्रुवण अवस्थाएं होती हैं। अतः कंपन विधाओं की संख्या सिग्मा न्यू डी न्यू बराबर कितने बन जाएगी? यहां से देखिए 4 पाई कैपिटल V, ये तो चेंज आएगा नहीं इसमें, तो कुछ इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। 4 पाई कैपिटल V अपन V S क्यूब, ये जो वेग है ये किसका? तरंग का वेग है, ठीक है। तो प्रत्यास्थ तरंगों के लिए एक तो होगा 2 अपॉन सॉलिड में है तो ट्रांसवर्स को T से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल को L से। अनुप्रस्थ का मतलब होता है ट्रांसवर्स, इसलिए उसका सिंबल आएगा नीचे T, और अनुदैर्घ्य का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल, सिंबल आएगा L। तो यहां से आ जाएगा V ट्रांसवर्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन V लॉन्गिट्यूडिनल का क्यूब। ट्रांसवर्स की ध्रुवण अवस्थाएं 2 हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके लिए सिंपल दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल यानी 2 अपॉन VT क्यूब प्लस 1 अपॉन VL क्यूब देगा 1 अपॉन VS क्यूब, और न्यू स्क्वायर D न्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहां तक। तो ये है कंपन विधाओं की संख्या, ठीक है। और अब आता है डिबाई सन्निकटन। क्या आता है? सेकंड पॉइंट है बी, वो है डिबाई अप्रोक्सीमेशन। ये डिबाई अप्रोक्सीमेशन एक कंडीशन है जिसके माध्यम से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर अंतक आवृत्ति निकाली जाती है, जिसको बोलते हैं अभिलाक्षणिक डिबाई अभिलाक्षणिक आवृत्ति न्यू डी, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो यहाँ पर 0 से न्यू डी फ्रीक्वेंसी में, यानी अभी हमने जो ये आवृत्ति कंपन विधाओं की संख्या निकाली है, ये कितनी है? आवृत्ति न्यू से लेकर न्यू प्लस डी न्यू के बीच में। तो टोटल यदि हम निकालना चाहें कि जालक में इतनी फ्रीक्वेंसी तक की ही तरंगें संचरित हो सकती हैं, वह अधिकतम आवृत्ति जितनी फ्रीक्वेंसी तक की जालक में तरंगें संचरित हो सकती हैं उसको बोला जाता है डिबाई फ्रीक्वेंसी न्यू डी। तो उसमें 0 से लेकर न्यू डी तक इसका समाकलन कर दिया जाए तो टोटल कंपन विधाओं की संख्या मिल जाएगी ना। और टोटल कंपन विधाओं की संख्या कितनी है? 3 है, ठीक है। जालक में अधिकतम संभावित आवृत्ति न्यू डी हो तो न्यू बराबर 0 से न्यू डी
फ्रांस में कुल कंपन विधाएं 3x n होंगी। भाई इतनी हो सकती है ना, ये कंडीशन है। सबसे पहले परिकल्पना देखो, कितनी कंपन विधाएं हो सकती हैं, 3x n हो सकती हैं। तो अब हमें क्या करना है कि समाकलन करना है 0 से न्यू डी तक, और किसका करना है सिग्मा न्यू डी न्यू, और ये किसके बराबर आना चाहिए 3x n के बराबर आना चाहिए। तो इसका मान यहाँ रखो, ठीक है, और इसके बाद में इसका समाकलन कर दो। ये तो फिक्स 4πv ये सब फिक्स है, न्यू स्क्वायर डी न्यू का समाकलन हो जाएगा। तो 4πv 2/v ट्रांसवर्स का क्यूब प्लस 1/v लॉन्गिट्यूडिनल का क्यूब, यहाँ से इंटीग्रेशन हो गया न्यू से न्यू प्लस डी न्यू, न्यू स्क्वायर डी न्यू का, और ये किसके बराबर आएगा 3n के बराबर आएगा। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ से कितना आएगा 4πv यहाँ से आ गया न्यू डी क्यूब बटे 3, क्योंकि न्यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा न्यू क्यूब बाई 3, वैल्यू रखूंगा तो न्यू डी क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और ये किसके बराबर है 3n के। इसको ऊपर भेज दो उधर, या और पाई कैपिटल V आयतन 2/v ट्रांसवर्स का क्यूब प्लस 1/, लॉन्गिट्यूडिनल का क्यूब, ये वेलोसिटी है भाई, नीचे वेलोसिटी है, क्यूब चल रहा है इधर, बराबर कितना आ जाएगा 3 3 से 9, 9n/v d क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। यहां से आप आसानी से न्यू डी क्यूब यदि निकालना चाहते हो तो इसको सब दूसरी साइड में भेज देना। ठीक है, तो अब देखिए कुल कंपन विधाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, उस फॉर्मूले में जो 4πv है, ये जो वैल्यू है उसकी जगह पे क्या रख दूं 9n/v d क्यूब। ठीक है, तो न्यू डी क्यूब 9n/न्यू डी क्यूब 4πv 2/v ट्रांसवर्स का क्यूब प्लस 1/v लॉन्गिट्यूडिनल का क्यूब और न्यू स्क्वायर डी न्यू। ठीक है, इक्वेशन कितना हो गया था, इसको 6 दे देना, इसको 7 दे देना, लिखो। ये कंपन विधाएं होंगी डिवाई फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो आज हम यहां तक ही करेंगे, ठीक है। कल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज करके हम ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा निकालेंगे, उसके बाद में उसके विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा कुछ अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको पढ़ना और रिवाइज करना अच्छे तरीके से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।